अब मुझे लगता है स्टार्ट करना चाहिए हमें फॉर्मली इसको। वी कैन स्टार्ट अराउंड 25। सो बाकी लोग कहाँ हैं यार? मतलब 64 पीपल आर सेइंग यस 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 एंड देन कम 25। एक बार आई शुड सेंड दिस रिमाइंडर। कैसे भेजते हैं? वन सेकंड। ओके, सो बेसिकली अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो वी वुड स्टार्ट विद दैट ओनली। अगर कोई भी क्वेरी अनुराग एंड मी आर हियर तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। बेसिकली जो अपना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट था, इंडियन पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल थ्योरी थी, और उन चीजों से रिलेटेड प्लस और भी कोई क्वेरी हो, चाहे आईआर से भी अगर मेरे को आती होगी तो मैं बता दूंगा। एंड बाकी इंडियन पॉलिटी अनुराग एड्रेस करेंगे। आपकी कोई भी सजेशन, कुछ भी क्वेरी, कुछ भी है तो वी विल स्टार्ट नाउ फ्रॉम टेकिंग योर क्वेरी। किसी का कुछ भी है तो जस्ट आस्क। ये टोटली आस्क सेशन है, यहाँ पे हम कोई लेक्चर देने वाले हैं। तो प्लीज पूछिए किसका था क्या, किसका क्या क्वेरी, शिकायतें और जो भी आपकी हैं, तो प्लीज स्टार्ट। सर पेट्रियोट भारती, पेट्रियोट भारती, आपका नाम बताइए पहले तो मुझे, अगर आप बता सकते हैं तो। नहीं बता सकते हैं? इफ please tell me your name, Patriot Bharati, and then ask your query, because I can see on my screen you are speaking something but you are not able audible to us, so might be some network problem with him. Okay, so we are not able to hear you, Patriot Bharati. Please write your query in the group. Next person, Ajay, you want to ask something? सर मेरा नाम अजीत है और मेरा Okay, अजीत, इंडियन पॉलिटिक्स है मेरा क्वेश्चन। पूछिए। मुझे ये जानना है कि जो जिसमें ये कहते हैं कि प्लेजर ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर के प्लेजर पे जो लोग रहते हैं, जैसे कि एडवोकेट जनरल और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी आता है कि मिनिस्टर इवन सीएम की भी प्लेजर ऑफ गवर्नर होते हैं, तो वो कैसे हो सकते हैं? क्या गवर्नर प्लेजर ऑफ सीएम और मिनिस्टर प्लेजर ऑफ गवर्नर हो सकते हैं? Anurag, I would request you to address this query. It's related to Indian polity section. प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अगर पीएम और कैबिनेट की बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उसमें जो लिखा हुआ है दैट इज ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद ही वो क्लैरिफाई कर दिया जाता है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वो डिस्क्रिशनरी नहीं होता है। डिस्क्रिशनरी इन द सेंस कि जब वो चाहेगा अपना प्रेजर विड्रॉ कर लेगा। उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर वो पीएम है या सीएम है, वो ऐसा आदमी हो जिसके पास वो लेजिस्लेशन में मेजोरिटी हो, तो वो कभी भी मन चाहे वो अपना प्लेजर को विड्रॉ नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट और गवर्नर शुड इंश्योर कि जो इलेक्टेड ऑफिसर है ही शुड हैव मेजोरिटी इन द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो गवर्नमेंट अपने आप ही फॉर्म नहीं हो पाएगी। तो प्लेजर की डॉक्ट्रिन लिखी हुई है, अगर वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट पूछता है तो वो सही है, लेकिन वो कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। मतलब प्रैक्टिकलिटी में इट इज नॉट ए प्लेजर इन ट्रू सेंस। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन मुझे आता है कि हु इज द प्लेजर ऑफ गवर्नर, तो उसमें अगर ऑप्शन है कि सीएम, मिनिस्टर, स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन के चेयरमैन, तो उसमें क्या हम केवल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को ही लगाएंगे या मिनिस्टर और सीएम को भी लगा देंगे? उसको आप ना एक बार कॉन्स्टिट्यूशन से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। जैसे क्या होगा कि अगर गवर्नर, अगर सीएम के एडवाइस पे गवर्नर चलते हैं, अगर सीएम एडवाइस देगा कि इस मिनिस्टर को हटा दीजिए, तो गवर्नर उसको हटा दीजिए, तो वो प्लेजर आप तो गवर्नर थोड़े हो गए, तो वो तो एक तरह से स्टेट गवर्नर। प्लेजर का एक सीधा मतलब है मेरे भाई अजीत, प्लेजर का मतलब है whomsoever gives their resignation to president without any parliamentary process, like Chief Justice of India, that is basically take oath through the president, appointed by president, but वो resignation अपना president को directly नहीं देते,
ठीक है. सो इन दैट केस प्लेजर डिडंट कम इनटू, बट एज यू सेड कि देयर आर मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो सीधा अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है, जिनमें से कैबिनेट भी एक है. कैबिनेट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देती है. प्राइम मिनिस्टर जब रिजाइन करते हैं तो उसी से फिर वो रेजिग्नेशन ऑफ कैबिनेट हो जाता है. तो उस केस में आप लगाएंगे प्लेजर का. तो प्लेजर का बेसिक मतलब क्या है कि तब तक मैं खुश हूं तब तक यू वुड बी देयर. तो इट मीन्स व्हेन आई वुड आस्क यू टू लीव यू वुड, बट देन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रोड ब्लॉक टू दैट प्लेजर, जिसमें ये बात है कि वो प्लेजर इज नॉट डिस्क्रिशनरी एज अनुराग सेठ. वो प्लेजर ऐसा नहीं है कि मेरा प्लेजर है तो मैं तुम छोड़ दोगे. ये लागू होता है उन सब पे जो रिजाइन डायरेक्टली प्रेसिडेंट को करते हैं, बट फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उनकी वो होनी चाहिए. मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वुड ratified that thing and then only president can ask for that resignation. But when council of ministers itself is giving resignation, उस केस में there is a discretion to the president that is not constitutional, but with various Supreme Court judgments like that Bomai case, in which condition that president and governor can take resignation from that council of ministers, वो बर्खास्त कर सकते हैं kind of thing. तो वो क्योंकि प्रेसिडेंट किसी को किसी भी कैबिनेट को किसी प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त कर सकते हैं इन पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. तो दैट वुड बी वो हर उन पे लागू होगा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट को रिजाइन करती है. दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ प्लेजर. आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. मतलब अगर हमको आता है ऐसा क्वेश्चन तो हम सीएम को और मिनिस्टर को भी लगा सकते हैं. सीएम किसको आंसरेबल होते हैं? इंडिविजुअल आंसरेबिलिटी सीएम की किसकी होती है? गवर्नर की. गवर्नर की. इंडिविजुअल देयर इज टू कंसेप्शन ना. इंडिविजुअल सॉरी आप कंप्लीट कीजिए. हाँ नहीं, ये कह रहा हूँ कि स्टेट के मैटर में तो थोड़ा सा मामला दूसरा है, क्योंकि अगर 356 के तहत अगर गवर्नर प्रेसिडेंट यहाँ पे वो स्टेट प्रेसिडेंट रूल लागू कर दे तो गवर्नर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सीएम की एडवाइस को नहीं दे सकता है, वो मना कर सकता है. लेकिन वहां पे सेंटर लेवल पे तो ऐसा नहीं है. वहां पे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये देखिए ऐसा दोनों जगह पे ही आप एक पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए. जो एसआर बोमई केस था दैट वाज यही चीज थी कि क्या एक मतलब विदाउट आप फ्लोर पे वोटिंग के किसी मुख्यमंत्री किसी काउंसिल को आप बर्खास्त कर सकते हैं क्या? तो वो जो आप प्रेसिडेंट रूल से पहले की ये प्लेजर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है. ठीक है. तो प्लेजर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों जगह पैरेलली अप्लाई होता है. जब यहाँ गवर्नर के प्रति प्लेजर है तो मतलब हर सीएम और काउंसिल इज इंडिविजुअली आंसरेबल टू हर मिनिस्टर, और सीएम इज इंडिविजुअली आंसरेबल टू गवर्नर. इन द सेम वे every central minister as well as the prime minister is answerable to president. So that pleasure conception would go on the both the place. यहाँ पे गवर्नर के प्रति प्लेजर है, वहां पे गवर्नर की नहीं प्रेसिडेंट की प्लेजर होगी. लेकिन दैट वुड वर्क इन दैट थिंग. इसीलिए हम यूजुअली कहते हैं कि व्हेनेवर यू रीड प्रेसिडेंट आल्सो रीड गवर्नर. वो ज्यादा इजी हो जाता है. देन यू कैन डिफाइन डिफरेंसेस भी समझ में आते हैं और वो बहुत सारी सिमिलरिटीज है वो भी समझ में आती हैं. बट इन द प्लेजर कंसेप्शन इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर. तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंफ्यूजन. जब भी आपको ऑप्शन दिए जाएं कि कौन है जो प्लेजर से करता है तो यू जस्ट कीप दैट थिंग. मतलब प्लेजर का अपने सिंपल मीनिंग क्या है प्लेजर का? मैं जब तक चाहूं मेरी खुशी तक आप वहां रहेंगे, और वो खुशी इज डिफाइंड बाय सम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस because we are in a constitutional framework. So that's why whoever gives their resignation to president or governor directly without any parliamentary or legislative way, they are under the pleasure. ठीक है. So that's the way. Thank you sir. कोई और क्वेरी? हेलो, मुझे ये पूछना है कि जो इम्पीचमेंट होता है वो एक तो जजेस का होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, और एक प्रेसिडेंट का होता है, और सीएजी का, और चीफ जस्टिस का, और जो भी है मतलब और किस किस का होता है इनके अलावा? इसके लिए तो आपको ये किस किस का होता है दैट यू हैव टू गो इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, जो मतलब उनका हटाने का क्या तरीका है. बट एज फार एज आई नो देयर इज ओनली एक ही केस में इम्पीचमेंट वर्ड यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड इफ समबडी कैन टेल मी दैट पोस्ट
सिर्फ एक ही भैया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट ओनली प्रेसिडेंट के सेंस में, तो ओनली इम्पीचमेंट तो हम यूज कर लेते हैं कि CJI is impeached and all things, but this question has been many time asked. The phrase impeachment has been used, I guess that is president only. I have to also confirm, but only in one case. It's, I think president is only that one. बाकी के लिए proof पे CAG के मैटर में रेजुलेशन का यूज हम लोग करते हैं कि उसके लिए पार्लियामेंट में रेजुलेशन एक लाना पड़ेगा, एक हाँ सिंपल सा हाँ, तो resolution। वो जो इम्पीचमेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पूनम आपने पूछा, पूनम नाम है आपका? हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, बट यू नीड टू रिमेम्बर इम्पीचमेंट वर्ड इज बीन यूज्ड फॉर ओनली वन पोस्ट, एंड बाकी में यू नीड टू रिमेम्बर उनका कैसे हटाए जाते हैं। तो वो थोड़ा सा आप है ना एक टेबल बना लीजिए, जो मैन है। टेबल में कैसे बनाएंगे आप? प्रेसिडेंट कैसे हटता है, वाइस प्रेसिडेंट कैसे हटता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ आपको राज्यसभा से लाना पड़ता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए आपको फॉर्मल इम्पीचमेंट चाहिए, उसके लिए आपको पहले किसी भी हाउस में 50 मेंबर्स के साथ वो रिजोल्यूशन लाना होता है। रिजोल्यूशन लाने के लिए तो वो छोटी सी एक प्रोसेस है, उसकी एक टेबल बना लीजिए, आपको ज्यादा नहीं करनी है। 5-6 लोगों के लिए, प्रधानमंत्री का हमको पता ही है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड CAG, ठीक है, एंड अटॉर्नी जनरल एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। अटॉर्नी जनरल के लिए नहीं होता सर, वे उनको हटाएंगे कैसे? आई एम नॉट टॉकिंग वो अबाउट तो इम्पीचमेंट। वो तो उनके लिए कोई हाँ, तो रेजुलेशन भी नहीं आता, दिस इज द प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट थिंग अपने ना, प्रेसिडेंट आर्डर से अपने हटा प्लेजर से हटा सकता है, तो दैट यू नीड टू रिमेम्बर द थिंग्स ऑफन वी, बिकॉज अटॉर्नी जनरल इज दैट पार्ट ऑफ दैट एग्जीक्यूटिव, यू अंडरस्टैंड। व्हेन यू लक्ष्मीकांत आपने खोला तो आपने देखा वो इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। सर एक भैया डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, एक 5 डिस्कशन हो ऑफिसर रहा है है। भैया। हाँ, कौन कौन है वो? भैया प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि अटॉर्नी जनरल का भी आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि दीज आर द 5 फंक्शनरीज व्हिच आर भैया यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो ये क्वेश्चन भी सीपीटी लेवल पे पूछा जाता है कि who of the following is not the part of union executive, and they would give example of anything, CJI, chief election commissioner or anything, तो you need to remember that कि who are the part of, तो उनका फिर आपको रिमूवल प्रोसेस भी याद रखना चाहिए, ठीक है। सो ये एक टेबल बना लीजिएगा, इसमें आई डोंट थिंक हाँ भैया एक बात और भी सबसे सिंपल बात ये भी है कि प्रेसिडेंट में ज्यादा मतलब दिमाग भी नहीं लगाना उसके इम्पीचमेंट में। उसका इम्पीचमेंट प्रोसेस सिर्फ एक ही रीजन होता है कि वो वायलेशन करे उसका कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि वो जो शपथ लेता है तो उसमें सिर्फ वो प्रिजर्व, डिफेंड एंड उसका सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को वो सिर्फ प्रिजर्व, डिफेंड और वो करने का ही वो लेता है। आपको देखना होगा कि प्रेसिडेंट में 1 है, चीफ CJI में 3 है, वो सब आपको नहीं भैया एक 2 बार- है, 2 है भैया दो CJI है? में। इन क्या है दो? कैपेसिटी भैया, एक इनकैपेसिटी है और एक वो है मिसबिहेवियर प्रूव्ड है, मिसबिहेवियर, तो 2 हाँ, है। प्रूव्ड तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। आयुष ने तो पूरा एकदम दिमाग में बैठा के रखा हुआ है, ठीक है। इवन बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एज अनुराग ऑफन सेड इज अ वेरी, मतलब आपको माइन्यूट डिटेल्स याद रखनी होती है, और क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं एज दिस कि आपको पूछ लिया जाएगा कि प्रेसिडेंट किस सेंस में आप इम्पीच कर सकते हैं, CJI को किस सेंस में आप इम्पीच कर हटा सकते हैं। बट दिस इम्पीचमेंट क्वेश्चन आई हैव सीन मेनी टाइम्स कि किस के केस में इम्पीचमेंट वर्ड एग्जैक्टली यूज हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा था, बट जस्ट मेक अ लिस्ट एंड देन डू दैट। ज्यादा नहीं, बस 5-6 लोगों का। नेक्स्ट क्वेरी आपकी आयुष, हाँ आपकी कुछ शिकायतें थी, सो आपने भी बोला तो हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग भैया। हाँ भैया मैं ये कह रहा था ना कि मतलब मैं बुरा मत मानिएगा भैया, मतलब जैसे जो अनन्या दीदी पढ़ा रही थी ना, उन्होंने जो भी टॉपिक मतलब कवर किए हैं ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब कुछ गैप रह जा रहा है, मतलब वो जो पढ़ा रही हैं टॉपिक, जैसे वो मतलब मैं कोई वो नहीं कह रहा, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो एफर्ट है भैया वो ग्रेट एफर्ट है, लेकिन भैया बात नहीं देखो, मतलब ये है ना, मैंने पहले भी ये शायद किसी और के बारे में अपने बोला था, अभी मैंने यही बोला था, द थिंग इज दैट कि यू आर ऑन दैट साइड एंड वी आर द अदर साइड। सो प्रॉब्लम क्या है ना, आप इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है ये भी छूट रही है वो भी छूट रही है, एंड व्हाट अनन्या एंड योगेश एंड ऑल टॉट यू, they are teaching you from their viewpoint because they know what you need to learn, ठीक है। वो छूट जाने वाला पॉइंट वो शायद इसीलिए, एक तो उन्होंने
इंडियन पॉलिटी सेक्शन इज मतलब मैं तो इंडियन पॉलिटी पढ़ा भी नहीं सकता हूँ, हेड्स ऑफ टू अनुराग एंड ऑल, कि वो क्योंकि मेरे से हो नहीं पाता इतनी माइनर डिटेल्स याद रखना एंड ऑल थिंग्स, तो हम इम्प्रूव करेंगे। बट मैंने खुद अनन्या क्लास ली थी, आई डिडंट फेल्ट दैट थिंग, क्योंकि अनन्या वाज स्पीकिंग वेरी क्रिस्प थिंग्स, जो मतलब बेसिकली आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। बाकी वो गैप वाला पॉइंट ये है कि जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे और फिर आप हमारी क्लास करेंगे तो डेफिनेटली यू फील, क्योंकि लक्ष्मीकांत में इतना बर्डन है और बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी है। ठीक है, यस्टरडे ओनली आई वाज गोइंग थ्रू समवेयर। हाँ अनुराग, यू मस्ट बी नोइंग। नो वो ना लिमिटेशन की मैं बात करना है वो थोड़ा सा, कि जैसे अगर कलेक्टिवली हम देखे जाएं तो हमारे पास आईजीपी के 3 लेक्चर है और 3 लेक्चर का 6 घंटा हुआ, और 6 घंटा, और हमने विजन की जो क्लासेस ली थी जैसे मैंने ली थी तो वो 31 लेक्चर्स थे और 3 आवर के ईज थे। तो आप वो लिमिटेशन हमारी तरफ से भी समझिए कि अगर हम पढ़ाने जाए तो हमको 2 घंटे में वो सारी चीजें कवर करनी है। मेरे को लगा था कि पार्लियामेंट्री करवाने के लिए मेरे को 2 से ज्यादा घंटे चाहिए। जो हम आपको हाँ एग्जैक्टली, पार्लियामेंट इज वेरी वास्ट। आई हैव बुक सुभाष कश्यप, लक्ष्मीकांत में यू हैव अ चैप्टर सुभाष कश्यप, आई रोट 5 or 6 book on that parliament section. So how would you basically take that lecture in 15 मिनट में आपको यहाँ खत्म करना होता है? तो वो जो गैप है ना, वो गैप आपको इसलिए लग रहा है, आई कैन फील दैट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। वो होता है व्हेन यू आर इन कंटिन्यूअस लर्निंग ऑन दैट प्रोसेस, तो आप उस साइड खड़े हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है हर चीज इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहली क्लास में भी कहा था हमारा काम ये भी है कि व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेल यू कि क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर एक चीज आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो वो गैप वाला सिस्टम इसीलिए है कि अगर आपको ऐसा फील भी हो रहा है तो वी वुड ट्राई टू डू दैट, बट वी आर नॉट प्रोफेशनल teachers as such. We are doing this initiative and we are also learning many things from you, so definitely we'll try to improve. But in the case of Ananya, I was there in the class and I liked her class very much, so that's why I can't take particularly of Ananya. So there was some correction and some, जो आप लोगों ने correction भी किया था, तो क्या अच्छी चीज है, because मैंने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी फैक्चुअल, एकदम आपको एज इट इज आपको वो याद होने चाहिए, आर्टिकल्स याद होने चाहिए, प्रोविजंस क्या है वो याद होने चाहिए। और उस चीज में क्या होता है कि व्हेन वी टीच, आवर मेन गोल इज टू टेल यू कि आपको क्या पढ़ना है जाके। तो मैंने पहले दिन भी कहा था, इफ यू डू टू आवर क्लास देन बस आधे घंटे 1 घंटे आप जाके बस एक बार उन चीजों को वेरीफाई और रिवाइज कर लिया, देन इट इज ओके। बट मैंने वो भी बात को पहले दिन कहा था कि ओनली क्लासेस नहीं होंगी, साथ में आपको आधे 1 घंटे उस चीज को समझना भी है। वी विल टेल यू कि अभी मैंने क्या बोला, आई डोंट टेल यू कि सीजेआई कैसे हटता है, इलेक्शन कमिश्नर कैसे हटता है, पिछले साल क्या इलेक्शन कमिश्नर को हटाने में क्या अमेंडमेंट किए गए थे, बिकॉज आई वुड गो इन दैट डेप्थ, दैट वुड किल योर टाइम, एंड वो शायद मुश्किल से एक क्वेश्चन का काम है। तो आई वॉज डूइंग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड थ्योरी इन डेप्थ, बिकॉज वहां पे कॉन्सेप्ट की बहुत वैल्यू है। बट अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, बिकॉज आज 2019 तक इलेक्शन कमिश्नर जो मैं पढ़ा रहे थे, हम पढ़ रहे थे, वो एकदम से चेंज हो गया। नाउ यू हैव डिफरेंट थिंग फॉर एवरीथिंग, तो यू कैन नॉट बिल्ड कॉन्सेप्ट ऑन दैट। दैट्स व्हाई आई सेज कि इंडियन पॉलिटी सेशन यू मस्ट ऑल्सो ट्राई टू रिमेंबर फैक्ट्स, ज्यादा फैक्ट्स पूछे जाते हैं। आई रिमेंबर देयर वाज अ कोट when I and Anurag wrote the CUET exam, it was taken from some random books. It was Said Iyengar's quote, if I can remember. So it was very random. Nobody could taught that. और मैं तो खुद वो गलत करके आया था, ठीक है, but I can't blame anybody for that because it is so factual. So I am taking your suggestion, Ayush, and that's very good that you are giving a suggestion. But try to understand our limitation also, है ना? So I can promise you most of the question, and that's why I don't know, most of the question would come from our classes. And if it's not coming from our classes, you would not find them in any other class. That's for sure. ये इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। As I said, अयंगर वाला क्वेश्चन था, वेरी रैंडम, यू कांट फाइंड एनीवेयर। तो फिर उसमें तो वी कांट डू एनीथिंग, बिकॉज वो तो 1-2 क्वेश्चन वो कहीं से उठा के फेंकता है, ठीक है। दिस एल्डस हक्सले वाला जो था डेमोक्रेसी के ऊपर, तो मैं जब डेमोक्रेसी पढ़ा रहा था मैंने बोला था कि ये कोट एक पेज से उठाया गया है और वो पेज जो है वो रैंडम है। आई वुड सेंड दैट, आई मस्ट हैव फॉरगेट दैट, तो मैं वो भेजूंगा वो पेज, क्योंकि उसमें 5-7 कोट हैं जो कई बार उठा लिया जाता है डेमोक्रेसी और एजुकेशन के रिलेशन में।
So I think you are able to understand what I want to convey, Ayush. Any other query, suggestion, anything? कोई डाउट? कुछ लोग डीएम किए थे, मैं उनको बोला था कि आप वहां पे पूछिएगा, क्योंकि डीएम में मैं लिखूंगा, उससे बेटर है कि आप यहाँ पे हम डायरेक्टली बात ही कर सकते हैं. सो प्लीज आस्क योर. ठीक है, ओके. देखो, सब क्लोज सब कुछ याद नहीं करना है, बट क्योंकि शेड्यूल आपको याद होने चाहिए. किस तरीके से आप शेड्यूल याद करेंगे? जैसे कि शेड्यूल काफी बार पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है. नाम है हमारा. जैसे मतलब मैं एक छोटी सी ट्रिक से याद करता था कि इट कुड बी वेरी रिग्रेसिव ऑल्सो, बट दिस इज वे आई यूज ऑल द शेड्यूल्स. आप कहीं शादी करने के गए और शादी मतलब लड़की वाले आपको देखने आए, एंड जो लड़की वाले आपको देखने आए तो आपसे पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है. तो दैट इज द शेड्यूल 1. व्हाट इज योर नेम. नाम के बाद बेटा आप क्या काम करते हैं. तो वो जहां पे वो काम शेड्यूल 2 में शेड्यूल 2 इज अबाउट काम, कि कौन कौन से उनके अंदर ओथ है उनकी. इट इज शेड्यूल 2 इज ओथ. अनुराग, इफ आई एम राइट, मुझे कोई एग्जैक्टली याद नहीं है. प्रिविलेजेस वगैरह के लिए. हाँ भैया, इमोल्यूशन एंड अच्छा, एमोल्यूशन. हाँ, पहला आपका मतलब आपका नाम क्या, फिर क्या पूछते हैं, काम क्या करते हैं, कितना कमा लेते हैं. ठीक है. तीसरा क्या होता है, आप ओथ लोगे. ओथ ही होता है भैया. अफर्मेशन करके है भैया. अफर्मेशन होती है कि भाई अब पहले आप क्या करते हो कि आपका नाम क्या है, कितना कमा लेते हो, और फिर ओथ. भाई अब अगर कमा लेते हो, आपको पसंद आ गया तो ओथ ले लो. ठीक है. और ओथ के बाद व्हाट वी गिव हिम सीट इन आवर फैमिली. तो वो सीट मिल जाती है फैमिली में. मैं इसलिए तरह के याद किया. आई डोंट से कि आप भी अपना बना सकते कुछ ऐसा, बट आई रिमेम्बर कि फोर्थ शेड्यूल जो है बहुत बार पूछा जाता है, उसमें आपको सीट एलोकेशन है. तो पहले आपको लड़की वाले देखने आए, आपको नाम भारत, इंडिया, दैट इज भारत, तो वो पहला है शायद शेड्यूल 1. उसमें आपको फिर सेकंड में आपका एमोल्यूमेंट और सैलरी आ गई, कितना कमा लेते हो. तीसरे में आपको ओथ दे दी. चौथे में आपको भैया मैंने बहुत फेमस तरीके से याद किया था. बहुत फेमस तरीका, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम भैया. बस ये 12 लेटर. अच्छा बताओ भाई, फिर मेरे को सबसे एक्सीलेंट. मेरा ग्रामीण याद करके बैठा हुआ. टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में जैसे टीयर्स का भैया स्पेलिंग हो गया TEARS. तो टी का जो मतलब हो गया वो टेरिटरी हो गया. ई से इमोल्यूशन हो गया. ए से अफर्मेशन हो गया. ठीक है. आर से राज्यसभा हो गया. और एस से शेड्यूल एरिया हो गया. जितने भी शेड्यूल एरिया आते हैं 10 स्टेट्स जो आते हैं वो हो गया. टीयर्स ऑफ है तो ओ से जो हुआ भैया, वो जो देखिए मैं दिमाग से उतर गया. अदर एरियाज तुम्हारा बहुत अच्छा है. मेरे से बहुत अच्छा है. उसके लास्ट भैया वही जो पीएम है वो एक पंचायती हो गया, और एक एम से जो है वो म्यूनिसिपैलिटी हो गया. ओल्ड जो भैया ऑफ हो गया भैया. उसके बाद ओल्ड जो होता है भैया, उसमें ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया. उसके बाद एल से जो हुआ भैया वो मतलब लैंड रिफॉर्म्स. तो रेड शेड्यूल तो जोड़ दिया तूने भाई. ऑफिशियल लैंग्वेज भैया 8 शेड्यूल में है ना. तो 7th और 8th शेड्यूल छोड़ दिया ना तुमने. टीयर्स तक समझ में आया, फिर टीयर्स ओ से अदर एरिया हो गया भैया. हाँ. और 7th और एफ से सॉरी भैया, मतलब मैं भूल गया हूँ अभी, मतलब थोड़ा सा इसको रिवाइज करना. आई लाइक दिस वे. बट मेरे को पहले 4 में दिक्कत आती थी, बाकी मेरे को ऐसे याद थे कि 5वां जो शेड्यूल एरिया है. और ये याद रखना कि कई बार पूछा जाता है कि मतलब 5वें में कौन कौन से नहीं है जो छठे में रखे गए हैं. वो 4 स्टेट के नाम किसी को याद है? AMMT. वो मैं ATM याद कर सकते हैं. एटीएम में इस तरीके से मैं याद रखता था कि आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एटीएम में. ठीक है. तो वो अब एटीएम में एम से कोई मणिपुर भी कर सकता है, बट वो मेरे दिमाग में फीड हो रखा था. एटीएम में मतलब मेघ तो हो गया मेघालय, एम का मतलब मिजोरम. तो एटीएम इसका मेरे को ट्रिक पता है. मतलब कि जैसे वो मणिपुर का जब भी कंफ्यूजन हो ना, आपको तो बस ये याद रखना कि जो चारों हैं वो अंदर की तरफ हैं, तो आप कभी वो मणिपुर की तरफ जाओगे नहीं. मेरे को भी ये होता था कंफ्यूजन.
तो अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड वो आपका हट जाता है, और अंदर के वाले स्टेट आप काउंट कर लेना। भैया रियलिटी तो ये है कि मतलब अगर 1 से 2 बार अगर पढ़े तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, लेकिन जब वो 5-6 बार 8 बार एक बार देख लेते हैं ना, तो भैया तो फिर वो कंफ्यूजन पूरी खत्म हो जाती है। रिवीजन तो की है ही, वो तो जरूरी है, आपको रिवीजन तो है ही जरूरी है। एंड सातवां आपका है जो मतलब आपने शायद मिस किया, तो सातवें में जिसका आपका जो सब्जेक्ट है कि 3 जो लिस्ट बनी है वो 7th शेड्यूल हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सॉरी भैया। फेडरल, स्टेट एंड क्या, हालांकि ये नहीं पूछेंगे कि फेडरल में कितने हैं, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि कुछ कॉमन से पता होना, जैसे एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट में है, ठीक है, एजुकेशन स्टेट में है कि कॉन्करेंट में है। भैया स्टेट में भैया ऐसे भी सबसे सिंपल वे में ये भी याद रख सकते हैं भैया कि जो स्टेट मतलब जो लोगों के सबसे करीब होता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब चीजें जो लोगों की आम जिंदगी की बहुत ज्यादा जरूरत वाली चीजें, वो सारी स्टेट लिस्ट के अंतर्गत। ये थोड़ा सा वो हो जाता है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ को कहाँ रखोगे भैया? स्टेट लिस्ट में नहीं, स्टेट लिस्ट में नहीं है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये जो बेसिकली है, राजीव गांधी ने एक अमेंडमेंट किया था शायद, राजीव गांधी का, आई कुड नॉट रिमेम्बर एग्जैक्ट अमेंडमेंट, बट वो इंपॉर्टेंट है कि उसमें 3 चीजों को उसने निकाल के स्टेट से कंकरेंट में लिखा था। वन वाज शायद वाइल्ड लाइफ, अदर वन वाज दिस एजुकेशन, एंड थर्ड वन आई कुड नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट वो पूछा था कई बार, तो यू जस्ट, मैं इसीलिए डाउट सेशन लेना चाह रहा था कि यू मस्ट नोइंग कि कहां से क्या पूछे, क्योंकि शेड्यूल वाला जो किसी ने भी क्वेश्चन पूछा ग्रुप में, आई लाइक योर क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी है, ये चीजें शायद हम मिस कर दिए थे। तो शेड्यूल में आपको ये सारे शेड्यूल एक तरीके से याद होने चाहिए, और शेड्यूल में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में दे डोंट आस्क मच। हाँ, वो ये पूछ लेते हैं कि जो थर्ड शेड्यूल है उसमें किसकी ओथ मेंशन नहीं है, ठीक है, तो वो आप एक बार देखना कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनकी है, एमपी एमएलए उनकी है कि नहीं है, एमपी की है कि नहीं है, वो एक बार देखना, क्योंकि वो कई बार पूछ लिया जाता है, वो लिस्ट दे देते हैं 5 चीजों की, इनमें से किसकी ओथ मेंशन है, किसकी नहीं है, ठीक है। और फिर ये बहुत बार पूछा जाता है कि एटीएम में वाला पूछा जाता है कि 6th शेड्यूल वाला, एंड देन दिस 7th शेड्यूल का कि ये सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है, 8th की लैंग्वेज देख लेना, ठीक है, लैंग्वेज कौन सी, और कई बार ये पूछा था कि व्हाट वाज द लास्ट लैंग्वेज, लेटेस्ट लैंग्वेज दैट हैज बीन केप्ट इनटू द 8th शेड्यूल, वो भी आपको याद होना चाहिए। डाउट ये भी रहती है जो स्टैट्यूटरी बॉडी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी में वो भी डाउट रहती है। हाँ, वो भी मैं बताता हूँ, वो तो इजी तरीका, वो दो, ठीक है, 8th शेड्यूल, एंड फिर 9th 10th शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, कब डाला गया था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, व्हाट इज 10th शेड्यूल, भैया वो एंटी डिफेक्शन लॉ है भैया, कौन सा अमेंडमेंट था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट, विच ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, 1985। हाँ, 85 राजीव गांधी, 52nd, और 10th शेड्यूल जो दल बदल है, एंटी डिफेक्शन है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये फिर पंचायती राज वाला आप याद रख लेंगे, 11th शेड्यूल है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो स्टेचुटरी वाला आपका जो है वो अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और कई बार क्या होता है इवन एंटी को भी नहीं पता होता क्या देते हैं, ठीक है। तो आई रिमेम्बर 2 साल पहले उन्होंने जब एक क्वेश्चन में दिया था कि विच द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और उसमें 2 ऑप्शन रख दिए थे, और 4 2 मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थे एक तरीके से। वन वाज ह्यूमन राइट्स रखा था उन्होंने, एंड द अदर वन वाज इंफॉर्मेशन कमीशन उन्होंने रख लिया था। तो बेसिकली आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है, यानी जिस भी बॉडी का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी जो भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर लेती है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित नहीं है लेकिन किसी लॉ से लेती है, लॉ क्या हुआ जिसको पार्लियामेंट ने पास किया, ठीक है। जैसे आरटीआई, जैसे मैं पूछूं इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो क्या है, कौन सी बॉडी होगी, स्टेचुटरी बॉडी होगी या कॉन्स्टिट्यूशनल होगी? One second, I'm just 1 second. हेलो अनुराग भैया, बोलो। गुड मॉर्निंग भैया। हाँ बोलिए। भैया मैं ये पूछ रहा था जब तक वो कॉल पे तब तक आप एक डाउट क्लियर कर देते भैया। बोलो। जो गवर्नेंस टॉपिक है भैया,
जो हम लोग के सिलेबस में जो गवर्नेंस टॉपिक है उसमें मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है कि मतलब ये हो कि हाँ इससे सवाल आएंगे ही आएंगे इस टॉपिक से, तो वो हम लोग क्या पढ़े, क्योंकि वो मतलब क्लियर नहीं है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ना है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ना है। तो हाँ ये तो चीज सुनो, मैं पूछना चाह रहा था। एक मैं क्या कहा था, मैं बीच में मुझे काम आ गया, तो अनुराग है सीआईसी आप? में था, सीआईसी में पूछ रहा था ना मैं, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया, 1 मिनट में कर दूं तब तक? अनुराग यू जस्ट क्लियर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वाला। ठीक है हाँ ठीक है, कर 1 दो, मैं मिनट। 2 मिनट में आता हूँ, इतने तुम करो वेट। सो उसमें गवर्नेंस वाले में दिया क्या है, कुछ सिलेबस में डिफाइंड है? भैया कुछ भी नहीं डिफाइंड है, यही तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि इन लोगों ने सिलेबस में ना भैया कि मतलब डिफाइन नहीं किया। जैसे अब कंटेम्प्रेरी इश्यूज दे दिया है उसमें क्या कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, क्लाइमेट लेकिन उसको चेंज है, डिफाइन नहीं किया है क्लाइमेट चेंज और उसको। वो सब वाला ना, ग्लोबल जस्टिस। हाँ डिफाइन नहीं किया है कि इसमें पढ़ना क्या है हम लोगों को। सो गवर्नेंस वाले में एक तो ये इलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा ध्यान रखना, इलेक्शन प्रोसेस का देख लेना कि कैसे कैसे होता है, एंड देन वो पार्टी सिस्टम स्कीम्स का, इसके बाद दूसरा स्कीम्स में इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना जो अभी अभी लेटेस्ट हो थोड़ी। और इस बॉडीज का बस ये मेनली तो ईयर ऑफ वो इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टेट्यूटरी है, वो वाला एक सेक्शन जो है वो आप चेक कर लेना। तो बट ये वाले मेन है, बाकी जो डायनेमिक ज्यादा चीजें होती है वो भी वो लोग नहीं पूछते, थोड़ा सा स्टैटिक पे ही रहते हैं। तो इलेक्शन जैसे हो गया या फिर ये बॉडीज के बारे में हो गया, तो ये जो थोड़ा सा स्टेशनरी चीजें जो रहती हैं उसमें ज्यादा इनका फोकस रहता है। मतलब भैया जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको मतलब ऊपर ऊपर से मतलब बस देख लेंगे कि कौन से अगर आर्टिकल में है तो कौन से आर्टिकल में है और बना है तो किस एक्ट से बना है, बस इतना देख हाँ, लेंगे। और कंपोजिशन का थोड़ा सा कंपोजिशन भी देख लेना। ओके भैया, थैंक यू भैया। और उस सीआईसी का भी पूछे तो कोई आंसर है किसी के पास कि क्या है वो सीआईसी, इंफॉर्मेशन कमीशन? स्टैट्यूटरी बॉडी ना, तो ये बस आपको एक्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन सा कहाँ से एक्ट से आ रहा है। जैसे एनएचआरसी वाला हो गया, वो भी आपका थ्रू एक्ट आ रहा है। तो मेन आपका यही होगा कि आप ये देख लो कि कौन सा बॉडी है थ्रू लॉ आ रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वाली उतनी है नहीं। अब लक्ष्मीकांत का वो जो पेज खोलोगे ना जिसमें उन्होंने तीनों को अलग अलग करके रखा है, तो उसी से आप देख के पता लगा लोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर कौन कौन सी है, स्टैट्यूटरी कौन है और नॉन स्टैट्यूटरी कौन है। मेन कंफ्यूजन जो आपको आएगा वो स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी में आएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल में मोटा मोटा आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने वो अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आपको पता लग जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उन दोनों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भैया। भैया मैंने वैसे मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ी है, लेकिन लक्ष्मीकांत में मैंने वही टॉपिक कवर किया अभी फिलहाल जो मतलब पीजी के मतलब जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हाँ, वो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि उससे ज्यादा पढ़ोगे तो फिर वो बाकी चीजें पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, बस उसके साथ वही इशू है। थैंक यू भैया। और कोई क्वेश्चन है किसी का? वही डाउट स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी में वही डाउट है सर थोड़ा। तो वो डाउट आपको ये है कि कौन कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी है, या फिर वो कैसे डिफाइन होती है? बॉडी में डाउट है और कैसे डिफाइन भी होती है वही भी डाउट है थोड़ा। तो जैसे आपको ये तो पहले कैसे डिफाइन होती है, तो मतलब बस ये देखना है आपको कि किसी लॉ के थ्रू आ रही है, मतलब कोई पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ है उसके थ्रू बन रही है, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो मोस्टली बनती है वो नॉन स्टैट्यूटरी होती है। स्टैट्यूटरी का मतलब वो है कि कोई लॉ, तो लॉ के थ्रू जो आएगा वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। और जो कोई पार्लियामेंट में अगर कोई लॉ पास नहीं होता, वो कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनाई जाती है, तो वो जो हो गया जैसे नीति आयोग हो गया, वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया जो एग्जीक्यूटिव एक्शन के आया थ्रू है। और कौन कौन सी बॉडी है ये आप लक्ष्मीकांत में एक बार लिस्ट देख लोगे ना, तो आपको सारा मिल जाएगा कि कौन कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी है और कौन सी नॉन स्टैट्यूटरी है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर मैंने मैसेज किया ग्रुप में। एक मिनट रुक जाओ। हेलो। हाँ अनुराग कर दिया तुमने एड्रेस? हाँ, ये इसमें अभी ग्रुप पे आया है, उसके वो बताने के लिए कह रहे हैं। मेजर एक्सपोनेंट बिहेवियरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म। वो मैं छोरी की एक पूरी क्लास ही लूंगा, तो आई वुड बी टीचिंग। अब बता तो देते हैं, लेकिन एक आइडियोलॉजी आई वुड टेक अ क्लास जिसमें हमने फेमिनिज्म अभी तक नहीं किया ना, जो आपके सिलेबस में है। तो वी वुड डू फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, फासिज्म,
एंड द कंटेम्प्रेरी थ्योरीज, जिसमें आएंगे बिहेवियरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड ऑल थिंग्स। तो वो हम एक करेंगे एक सेशन में, जो मैंने बोला था कि ड्यू की एग्जाम खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम करेंगे। तो क्योंकि अभी नाम बता देंगे पर नाम रटने से फायदा नहीं है। यू मस्ट एक बार थोड़ा सा है ना पता तो। आई थिंक ये बात हम किए थे जब हम लास्ट अपनी थ्योरी क्लास किए थे, इफ आयुष कुड रिमेम्बर, बिकॉज़ आयुष इज द आई थिंक हिज मेमोरी इज वेरी भैया मुझे लगता है भैया ये जो टॉपिक पूछा गया है ना, ये जो पूछा है देव ने शायद पूछा है। एक सेकंड भैया ये जो टॉपिक है ये मेरे ख्याल से भैया ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का है, ये बिहेवियरलिज्म जो आता है। हाँ, बिहेवियरलिज्म एज सच तो उसमें है जो है शायद बिहेवियरलिज्म से शुरू भी करेंगी। अरुणिमा आज क्लास लेगी, शी वुड स्टार्ट विद ईस्टर्न एंड ऑल थिंग्स, जो बिहेवियरलिज्म एंड देन पोस्ट बिहेवियरलिज्म, बट कंटेम्परेरी थ्योरीज में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई वुड बी टेकिंग। आपका भैया फेमिनिज्म और वो मतलब जो आपने बोला था कि मतलब थोड़ी सी वो आइडियोलॉजी में पढ़ाऊंगा, तो वो आपने बोला था कि एक आइडियोलॉजी आई वुड टेक, आइडियोलॉजी आई वुड टेक, बट आई वाज वेटिंग फॉर डीयू के एग्जाम्स खत्म होने का। हाँ भैया वो शायद नेहा का एग्जाम था तो इसीलिए आपने बोला था। हाँ, तो वी वुड डू दैट, तो हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं वो शायद वो नहीं हुआ ना पूरा, क्या था वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला, वो मैं एड्रेस कर रहा था, वो एड्रेस किया अनुराग या फिर मैं कंटिन्यू करूं? वो बता दिया है उनको कहाँ से देखना है, कैसे डिफाइन होते हैं। हाँ तब ठीक है, ओके। तो वो थोड़ा सा एक बार मतलब उसमें ज्यादा आपको रटना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको एक फ्रेम पता होना चाहिए कि आरटीआई एक्ट से इंफॉर्मेशन कमीशन आया तो इट इज मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका मतलब है आइदर ये स्टेच्यूटरी है, आइदर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से है। मतलब जो स्टेच्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज ये ऑल कम अंडर दैट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नीति आयोग, तो नीति आयोग इट इज नॉट स्टेच्यूटरी बॉडी, ठीक है। और इज इट एग्जीक्यूटिव बॉडी? किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है नीति आयोग? इट इज नॉट, इट इज नॉट, इट इज जस्ट मुझे भी नहीं पता है किसका आधार क्या है, क्योंकि नीति आयोग जो है इट इज नॉट एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज नॉट, ये बस एक क्या होता है वो कौन सी बॉडी बोलेंगे इसको, जो सिर्फ एडवाइज करती है, तो एडवाइजरी बॉडी है। तो इट जस्ट कम थ्रू एक ऐसा ही एक ऑर्डर उन्होंने पास किया था एंड दैट्स काइंड ऑफ थिंग। तो ये नीति आयोग कई बार पूछा आता है, इज नीति आयोग एग्जीक्यूटिव बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और एडवाइजरी बॉडी? तो यू वुड टेक कि नीति आयोग इज एडवाइजरी बॉडी, नीति आयोग डज नॉट हैव एनी एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। अनलाइक प्लानिंग कमीशन हैड कम विद एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर थी, वो स्टेट को बोल सकता था अंडर एनडीसी, वो जो नेशनल डेवलपमेंट, वो छोड़ो वो आपके काम की बात नहीं, बट जस्ट ये एग्जांपल याद रखो कि एक स्टैट्यूटरी का याद रखोगे तो याद हो जाएगा। स्टैट्यूटरी का जैसे ही मतलब इलेक्शन कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, विमेन्स कमीशन, ये जो है ये सब स्टैट्यूटरी में आते हैं, तो इनके एग्जांपल से याद करो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में तुरंत याद रखो कि ओके कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आया तो इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, ठीक है। सीएजी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो वैसे आपको एग्जांपल के साथ याद रखो, ठीक है, तो हो जाएगा याद। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेरी? सर यस बोलिए। सर जब मतलब मैं कई बार क्या होता है कि पिछले पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख रही होती हूँ ना, तो उसके अंदर क्या है कि बहुत सारी बुक्स का नेम मेंशन होता है, जैसे अतुल कोहली के बुक्स में मतलब कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, तो सर मैं उनको पुट नहीं कर पाती कि वो कौन से टॉपिक के अंदर है, तो मैं उनको किसके साथ याद करूं? जैसे कि अतुल कोहली की कोई डेमोक्रेसी से रिलेटेड बुक थी, सो आई वुड ट्राई टू टेक अ सेशन ऑन बुक एंड ऑथर वाला, ठीक है। तो उसमें हम बुक्स एंड ऑथर में वी डू लाइक लास्ट ईयर भी देयर वाज दिस बुक ऑन दैट बॉम्ब कुछ करके, न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर एक बॉम्ब बुक लिखी गई है, बॉम्ब एंड पीस करके, एनीथिंग आई और नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बर दैट नेम। तो ऐसा बुक कुछ कॉमन सी बुक है जो हर बार पूछी जाती है, आधे घंटे का काम है, वी वुड डू दैट टुवर्ड्स द एंड। वो एग्जाम के जस्ट थोड़े से दिन पहले करनी होती है ताकि आप उनको रटना होता है बेसिकली।
यू कांट बेसिकली कनेक्ट दीज थिंग्स। तो वो इंडियन पॉलिटिक्स का पार्ट है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड ऑल थिंग्स। तो उसके अंदर आपके कुछ बुक्स हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, कुछ बुक हैं जो कास्ट के ऊपर रिलेटेड है, कुछ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। बट क्योंकि वो टॉपिक एक्सप्लिसिटली सीयूईटी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो वुड कीप उस क्लास को लास्ट में। और उस पे क्या है कि उसमें हम अतुल कोहली आपने मेंशन किया, वी वुड टू सी ऑल द कॉमन बुक्स जो जहां से भी आती हैं, पार्था चटर्जी हुआ, कोहली हुआ, कोठारी हुआ, इन सब की वी वुड डू दैट, एक बुक लिस्ट वी वुड डू। वो तो आपको ना रटनी होती है, तो वो एग्जाम के पास में ही करनी होती है। ये कॉन्सेप्चुअल काम अभी कर लीजिए, वो तो एग्जाम के 10-15 दिन पहले के काम है, 10 दिन पहले हम कर सकते हैं वो, ठीक है। यस सर, मेरा भी यही सेम प्रॉब्लम था। नेट के पेपर सॉल्व करते वक्त वो मेरी बकेट बहुत लिस्ट में आता है, है। वो मेरी बकेट लिस्ट में है, वो बुक्स के नाम मेरे बकेट लिस्ट में है। तो आप, मैं वो ग्रुप में भी भेज दूंगा आपको, बट आई वुड टीच दैट कि कैसे थोड़ा सा याद रखना है, किस सेंस में। वो हम लास्ट क्लास उसी पे रख लेंगे, हमारी जो 20 दिन में हमारी क्लास हो जाएंगी, तो उसके बाद वो रख लेंगे, ठीक है। कोई हाँ या ना तो कुछ तो बोलो यार, एकदम से ठीक है मुंह। भैया, बिल्कुल। यस सर। मेरा भी हाँ, वही जब प्रॉब्लम था। वो फेमिनिज्म की जो भी आइडियोलॉजी है उस पे बुक ज्यादा आ रहा है, बुक्स वो और तो आई ऑथर वुड का डू। देखो बुक्स को आपको एक ना, बुक्स तो हर चीज में आती हैं। प्लीज हाँ, एक बार मुझे म्यूट कीजिए, मुझे मेरी आवाज इको हो रही थी। हाँ, तो बेसिकली बुक आपकी हर चीज में पूछेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि बुक कैसे याद रखनी है। जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की बुक हमने पेपर में भी आपने की होंगी, और जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें भी आपकी बुक्स आएंगी। और मैं पॉलिटिकल थ्योरी वाला पेपर आफ्टर टीचिंग यू आइडियोलॉजी उसी के बाद लूंगा। तो प्रोबेबली 1-2 दिन में आई वुड टेक द आइडियोलॉजी वाला सेशन, और उसके बाद ही वो पेपर लाइव जाएगा। तो उसमें बुक्स के क्वेश्चन आपने किए हैं ना, मैंने खूब भर के क्वेश्चन तो दिए हैं आपके पॉलिटिकल इसमें बुक्स के, पहला जो पेपर था हमारा। तो वो हर चीजें पूछी जाती हैं, बट वो आपको एक ना सेंस पैदा करना होता है कि ये बुक किसकी हो सकती है। तो उसके ऊपर जैसे यूजुअली क्या होता है ना, सीयूईटी में दे वुड गिव सम कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो ये दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि देयर आर ओनली फ्यू नेम्स जिन्होंने कास्ट पे काम ज्यादा किया है। कोठारी हो जाएंगे, लुई डुमोट हो जाएंगे, तो इन लोगों के आपके ऐसे दिमाग में नाम आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो इस तरीके से आई वुड टीच यू कि दीज आर द 4 और 5 थिंकर्स जिनकी ये मेन बुक है, एंड दे हैड वर्कड ऑन कास्ट। तो यूजुअली सीयूईटी डज नॉट गिव यू सो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बुक्स पे, बट 1-2 आज, जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला वो बॉम्ब करके कुछ था, इट वाज समथिंग लाइक टू आईआर सेक्शन में पूछा गया था। सो इंसिडेंटली मेरा तुक्का सही हो गया था, बट आई डिडंट नो एट दैट टाइम कि ये सही है कि गलत है। बट वो हम करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेरी किसी की? इतनी क्वेरी थी सर? बड़ा ही हाँ हाँ सर, एक इंटरनेशनल रिलेशन से एक डाउट था। पूछिए। सर, जो इसके अंदर सिस्टम अप्रोच होता है ना, मॉर्टन ए कैपलन का, उसके अंदर से जो लास्ट 2 पॉइंट्स है ना, यूनिवर्सल एक्टर और वीटो सिस्टम, वो समझ में नहीं आया। देखो पहले क्या होता है, जो यूनिवर्सल, पहले तो आपको सीक्वेंस में भी याद करना पड़ेगा ये, तो एक तो वो याद रखिएगा। कैपलान के मॉडल जो पहले 7 देता फिर 10 कर देता, आई थिंक है ना, मेरा भी आईआर इतना तो मजबूत नहीं है, इट इज 10 है ना, 10। हाँ, तो बेसिकली देखो यूनिटरी वीटो सिस्टम, एक यूनिटरी वीटो सिस्टम है या फिर एक यूनिवर्सल मॉडल है? क्या है लास्ट के 2 आपने क्या बताया? आई कैन टेल यू द कॉन्सेप्चुअल बट आई कुड नॉट रिमेंबर एग्जैक्ट नेम। एक बार जिज्ञासा बताइए क्या नाम है? सर 5th है हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम, वर्ल्ड ऑर्डर, और 6th है यूनिट वीटो सिस्टम। Okay, so you are not able to understand unit veto system and this hierarchical system, right? Yes, sir. So basically hierarchical system में he talks about the way the world system का एक ना, ये एक जेनेसिस है जो एक टाइम फ्रेम के हिसाब से वो समझाते हैं कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, ठीक है। When there is a hierarchical system, there is a hierarchy of the states, units in the world system. उसमें क्या होता है कि एक स्टेट जो है, जैसे कि आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ व्हाट वुड बी द एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल मॉडल। ये हो सकता है ना कि जैसे कि यूरोपियन यूनियन, आई थिंक यूरोपियन यूनियन वी कुड पुट इनटू दैट हायरार्किकल मॉडल।
कि उसकी वो समझ रहे हैं। जैसे हमने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आपने पढ़ी होगी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में क्या आता है, सैटेलाइट्स हैं, फिर देन देयर इज ऊपर कौन सी कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी, सो देयर इज अ हायरार्किकल मॉडल, राइट। सो दिस इज द हायरार्की ऑफ नेशन, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। सो दिस इज द काइंड ऑफ, जब एक स्टेट्स की एक हायरार्की बन जाएगी, क्योंकि यूनिट जो है वो स्टेट है। अभी हमेशा कई बार ये क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट इन द वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच। तो द यूनिट ऑफ एनालिसिस इन सिस्टम अप्रोच इज अ नेशन। तो व्हेन देयर इज अ हायरार्की ऑफ नेशंस, कि ये नीचे है, जैसे पेरिफेरी है, फिर सेमी पेरिफेरी है, एंड देन वी हैव कोर। तो दिस इज एन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्की का सिंपल मतलब ये है कि देयर इज अ रिलेशन ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन। द मीनिंग ऑफ हायरार्की इज द सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन। जैसे कास्ट हायरार्की है, तो ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वैसे ही यूनिट वो स्टेट्स की एक हायरार्की है। जो लास्ट है यूनिट वीटो सिस्टम, वो काइंड ऑफ सिचुएशन है, जैसे इसको तो आप वीटो के सेंस में समझ सकते हैं कि एक पावर इतनी पावरफुल है कि दैट कैन वीटो द डिसीजंस एट द वर्ल्ड लेवल। वो कौन सी हो सकती है? हमारे पास अमेरिका है, बहुत सारी चीजों पे जब अमेरिकन हेजेमनी थी, पर्टिकुलरली आफ्टर, बाद में तो रेडिश हो गई आफ्टर 9/11, बट एक फेज था कोविड, जब ना कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर खत्म हुई थी, उसके बाद अमेरिकन वीटो स्टार्ट हो गया कि अमेरिका कुड वीटो ऑन एवरी डिसीजन ऑन द वर्ल्ड। ये हम सब ने देखा है, इवन तो काफी टाइम में तो अभी भी होता है कि अमेरिका कैन वीटो। सो दैट यूनिटरी वीटो सिस्टम इज देयर इज वन वीटो दैट कुड बेसिकली decide the decision at the world level, and in hierarchy system there is a hierarchy of the power structure. So I think this is what Kaplan wanted to say. बाकी अच्छा, आपका हर्ष का भी एक करवा देंगे फिर, आई थिंक डाउट सेशन। हर्ष वुड भी तो बहुत ज्यादा खुश होंगे, बट ये आई थिंक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसमें यही है, ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से याद रखिए, वो सारे के सारे आपको ना कैप्लान भी एग्जाम्पल देते हैं। आई डोंट थिंक रिमेंबर कि मैं शायद क्लास किया नहीं था, हर्ष ने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि नहीं समझाया? हर्ष ने किया है ये सिस्टम थ्योरी, कोई कंफर्म करेगा? भैया ये आईआर की बात हो रही है ना? नहीं, हाँ, yes, कैप्लान नहीं। का आईआर की भैया बात। आईआर में तो सिर्फ दो ही टॉपिक है ना, रियलिज्म और लिबरलिज्म। यस, राइट। बट ये कुछ चीजें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आई वुड आस्क हर्ष टू टेक अ डाउट सेशन, क्योंकि पूछ ली जाती है कई बार, क्योंकि ये सिस्टम थ्योरी हो जाती है कई बार, तो वो थोड़ा सा ऐसा पता होना चाहिए कि सिस्टम थ्योरी में कैप्लान का नाम काफी आता है, और कैप्लान ने मॉडल दिया बेसिकली है। तो ये आपने जिज्ञासा ने पूछा था ये क्वेश्चन, किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था, ये सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उनके अंदर ये हाँ, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये वैसे अभी आप ज्यादा इस पे फोकस मत कीजिए, आई थिंक, क्योंकि ये जब जेएनयू एग्जाम लेता था ना तब देता था, क्योंकि जेएनयू के प्रोफेसर्स बनाते थे, तो वो सिलेबस ही अलग हुआ करता था। नाउ इन योर आईआर सिलेबस इट इज नॉट मेंशन्ड येट। आई वुड ट्राई टू कन्विंस सर्स कि वो आपको एक ना ये कुछ लिस्ट दे दें कि कौन कौन सी मेजर थ्योरीज और कौन कौन से उसके थिंकर है, वो मैं खुद भी बना के दे सकता हूँ। तो कैप्लान में सीयूईटी वुड नॉट गो इनटू दैट डेप्थ कि यूनिटरी वीटो सिस्टम एंड ऑल थिंग्स, बट हाँ, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जांपल से आप उसको याद रखिए ना, कि वो कैसे स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से, तो वो सारा चीज आपको एग्जांपल से याद हो जाएगा। ऐसे तो वो सीक्वेंस याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, मेरे से नाम रटे नहीं जाते हैं 10 के 10, तो वो थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी इतना डीप सीयूईटी में नहीं पूछेगा, तो ट्राई टू डोंट बर्डन योर माइंड सो मच, ठीक है? और कोई क्वेरी? हाँ, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये भैया ऐसे ही बोल देते हैं कि सीयूईटी में नहीं पूछा और गलती से पूछ लिया, तो दैट्स व्हाई आई सेड यू द वेरी फर्स्ट डे कि फेथ रखो, है ना? अगर हम कुछ कह रहे हैं कि नहीं पूछेगा, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, ठीक है? और अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो जो आपको नहीं आएगा तो वो फिर किसी को नहीं आएगा, ये भी याद रखिए। तो आप इतना बेसिक तो करके जाइए कि यू कुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि रिस्क लिया जा सकता है। आप रिस्क वहीं ले सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग है, तो कई बार आपको बैठ के रिस्क लेना पड़ता है कि मैं इसमें, मेरे को ये लग रहा है उत्तर मेरे को आता नहीं, मैं करूं भी कि नहीं करूं। तो वो रिस्क वाले एरिया में आप तभी पहुंचेंगे जब आपने बेसिक किया हुआ हो। तो बेसिक आपका रियलिस्ट और लिबरलिज्म जो आपके मतलब थ्योरी के पोर्शन में लिखा हुआ है, वो आप बेसिक पक्का कर लीजिए। हाँ, लिबरलिज्म का आपको सारा पता होना चाहिए, ऑफेंसिव क्या है, डिफेंसिव क्या है। somebody would tell me any thinker of offensive realism? पढ़ा है आपने ऑफेंसिव और डिफेंसिव? यस सर, पढ़ा है। हाँ, तो मुझे एक ऑफेंसिव का और एक डिफेंसिव का बता दो नाम। मीर साइमर। मीर साइमर कौन है? तो हम में से नहीं। मीर साइमर जिसने नाम लिया बताओ।
चीफ वो प्रोपोनेंट है ऑफेंसिव भैया, है कि ऑफेंसिव डिफेंसिव है? रियलिज्म के। ऑफेंसिव है भैया। ऑफेंसिव है। ऑफेंसिव क्या होता है? मैंने बताया था, वो ऑफेंसिव उसमें का मतलब पावर वो मैक्सिमाइजर, पावर पावर मैक्सिमाइजर। मैक्सिमाइजर होता है कि मतलब अगर कोई सामने वाला है तो उसको मतलब दबाओ तो ऐसे दबाओ कि मतलब आप अपने पावर को इतना इंक्रीज कर लो कि सामने वाला दब जाए। तो बेसिक डिफरेंस यही है, एकदम सही आपने बोला, पावर मैक्सिमाइजर और सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर। ठीक है। सो ऑन द डिफेंसिव साइड वी हैव किनिथ वॉल्स, जो डिफेंस की बात करते हैं कि यू पावर इज वेरी नेसेसरी बट अप टू द एक्सटेंट यू कैन सिक्योर योरसेल्फ। ठीक है, बिकॉज ऐसे तो फिर कभी पावर गेम खत्म ही नहीं होगा। अगर आप ज्यादा पावर ले लोगे तो फिर उसकी इनसिक्योरिटी हो जाएगी, ऐसे करके चलेगा। But Mir Saimir, in the context of China, give offensive realism where it says कि America need to increase its power because China भी अपना power increase कर रहा है। तो America could not sit and मतलब just watch, wait and watch कि भाई वो जब कर लेगा तो हम करेंगे, तो इनसिक्योर हो जाएंगे। तो दिस इज द डिफरेंस। किनिथ वोल्ट्स को आप डिफेंसिव में रखेंगे और इसको ऑफेंसिव, और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो प्लीज उसको ध्यान रखिएगा। बाकी कोई क्वेरी? या पॉल थ्योरी का टेस्ट कब तक होगा? After I would do ideologies, तो perhaps मिड, इसी वीक के मिड में, क्योंकि अगले वीक इस वीक के मिड में कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज देयर वुड बी आई हैव सम सिंपोजियम एंड ऑल थिंग्स। तो देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको कब करेंगे। इसी वीक में आई वुड ट्राई टू डू दैट। बट अभी तो आपकी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी। आई विल ट्राई टू फाइंड एक घंटे की क्लास, देखते हैं। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन और था कि भैया जो मतलब आपने टेस्ट लिया था गूगल फॉर्म पे, हाँ। तो उसको मतलब जैसे एक बार फिर से मतलब उस लिंक को रीओपन कर दीजिएगा कि मतलब जो भी लेना चाहे वो ले ले, या फिर अगर उसका पीडीएफ मिल जाए तो ज्यादा सही रहेगा। आई वुड डू दैट। ठीक है, वो करेंगे। और कोई क्वेरी? नहीं है, बस हो गए शांत। अरे मतलब आप या तो बहुत ज्ञानी हो गए या पढ़ते नहीं हैं आप लोग, कि आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। भैया ये पूछना था मुझे, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, मतलब जो भी एमसीक्यूज होते हैं, तो उसमें बहुत सारे मतलब आउट ऑफ टॉपिक होते हैं, तो वो पता नहीं चल पाते और ये नहीं पता लगता है कि उन्हें याद करें या ना करें। जैसे थ्योरीज या फिर बुक्स बहुत सारे होते हैं ऐसे, तो वो आपके चीज पास कैसे सिलेबस है ना? हाँ, लेकिन पता नहीं आप चलता क्योंकि सिलेबस से बाहर मत जाइए, ठीक है? सिलेबस है ना आपके पास? हम्म। सिलेबस को पास रखिए ना। इफ यू आर डूइंग इट, मतलब देखिए, क्वेश्चन आप करिए और फिर सिलेबस को, एक तो आपको याद होना चाहिए कि सिलेबस, आई थिंक किसी भी एग्जाम में इट इज डिफिकल्ट, बट सिलेबस आपको इन बाय हार्ट होना चाहिए कि पॉलिटिकल थ्योरी में ये 6 थ्योरी हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आई वुड ट्राई टू, मतलब उसको पढ़ना की कोशिश करूंगी। अगर नहीं, बाकी नहीं है तो आई वुड लीव इट। ठीक है, तो आपका सिलेबस की है, क्योंकि आई कुड नॉट सीट बिहाइंड यू एंड की चलो ये नहीं है सिलेबस में, तो यू नीड टू डू दैट वर्क ऑन योर ओन। एक बार ना आप सिलेबस हाथ रखना, प्रिंट करवा लीजिए सिलेबस, या फिर मतलब लिख लीजिए हाथ से। जैसे अब आपको याद हो गया यार, मेरे को याद हो गया पढ़ाते पढ़ाते कि सिलेबस में आपके क्या क्या है, थ्योरी में क्या है। तो ये आप तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू नीड टू रिमेम्बर दैट थिंग। वो इतना बड़ा तो है भी नहीं सिलेबस, तो वो ओनली सिलेबस ही बता पाएगा कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। ठीक है, और ज्यादा मैं यही कह रहा हूँ, ज्यादा फोकस आप उसी चीजों पे कीजिए जो सिलेबस में लिखी हुई है। एक दो क्वेश्चन बाहर से आएगा तो वी वुड ट्राई टू डू इट। उन चीजों में क्या होता है ना, उन चीजों में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। अगर बाहर से आ रहा तो फिर वो ऐसी सिचुएशन होती है, आपको भी नहीं आता, बाकी कंपटीटर को भी नहीं आता है। और जो कम्पिटेटिव एग्जाम से, जैसे जिसमें सीयूईटी भी एक एग्जाम है, उसकी बेस चीज ये है कि इट इज नॉट ऑन दैट कि आपको 100 में से 100 लाने, इट इज अबाउट योर रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर पीपल। तो इफ एवरीबडी इज वर्किंग ऑन करंटली ऑन द सिलेबस, तो यू ऑल्सो योर प्रायोरिटी शुड बी सिलेबस वाले क्वेश्चन पहले। ठीक है, तो वो आप सिलेबस के देख के कर लेंगे। आगे किसी का और कोई क्वेश्चन? बोलिए केशव। हाँ केशव। आई थिंक देयर इज सम इशू। ओके, तो किसी और के कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करें। अगर है तो पूछो, अभी भी 33 लोग हैं तो भाई पूछो।
आप दूसरों की क्वेरी सुनने आए हो? ऐसे मतलब ये रेजोल्यूशन लो कि आप रोज एक डाउट पूछोगे जब भी कोई डाउट सेशन होगा भैया तो उसमें। हाँ भैया देखो आयुष पॉल से थ्योरी सीखो, का आयुष के पास इतने डाउट होते हैं। हाँ भैया बोलो एक आयुष। पॉल थ्योरी का एक टॉपिक पढ़ा दोगे रिपीट में? पॉलिटिकल क्यों रिपीट में काहे जरूरत है? रिकॉर्डिंग है ना, क्या रिपीट में ऐसा क्या आ गया? मिस कर दिया मैंने कुछ? नहीं मतलब जैसे उस समय भैया मतलब आपने पढ़ाया था ना, तो मतलब जैसे उस समय 4-5 टॉपिक का बर्डन था, तो आपने मतलब जल्दी जल्दी खींच लिया था 2 घंटे में। तो मतलब वही यार पर्टिकुलर अभी ना एक टॉपिक अगर आप बस एक टॉपिक देखेंगे भैया अगर टुवर्ड्स द समझा एंड अगर दोगे तो। टाइम बचा तो वी वुड डू। कौन सा टॉपिक है? डेमोक्रेसी भैया। डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेसी मैंने पढ़ाया था। अच्छा तो डेमोक्रेसी में मैंने क्या पढ़ाया था? हाँ तो डेमोक्रेसी तो डू ना, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं यार। यूपीएससी लेवल पे नहीं पूछेगा डेमोक्रेसी का। वो जो मैंने थ्योरी में आपको बांट के बताया था, तो प्लूरल, एलिट, जो भी पार्टिसिपेटरी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मॉडल एंड ऑल थिंग्स, और वो क्वेश्चन से और हो जाएगा। अगर कोई क्वेरी है, कहीं पे दिक्कत आ रहा तो यू कैन आस्क। अभी आई डोंट थिंक कि पर्टिकुलर डेमोक्रेसी पे मैं ले पाऊंगा कोई सेशन इस वक्त, क्योंकि मेरा भी बहुत खतरनाक चल रहा है आजकल शेड्यूल। तो बट देखते हैं, अगर लास्ट में ज्यादा ज्यादा डिफिकल्टी आ रही तो वी कैन डू। बट आई रिमेम्बर मैंने पॉइंट, क्योंकि मैंने कम इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि देखो इफ यू आर ट्राइंग टू डू द इन डेप्थ स्टडी ऑन दैट थिंग, तो वो कभी हम लेटर ऑन वी कैन डू व्हेन यू जॉइन जेएनयू। अभी आपका मेनली फोकस ये होना चाहिए कि जो फैक्चुअल चीजें हैं, तो मैंने ट्राई किया था कि आई वुड लिमिट माई सेल्फ। डेमोक्रेसी पे तो डिबेट्स सदियों तक चली आ रही हैं, तो वी कैन कंटिन्यू दैट। बट वो जो आपका थ्योरी का जो सेक्शन है, यू जस्ट नीड टू डिवाइड एलिट थ्योरी में कौन कौन है, क्या क्या नाम है और उनका क्या मेन कंसेप्शन है। प्लूरलिस्ट थ्योरी में कौन कौन है, क्या मेन कंसेप्शन है, वी टॉक अबाउट दैट। प्लूरलिस्ट में कौन है, पोलियार्की का कंसेप्शन किसने दिया था, ठीक है। तो वो सब आपको पता होना चाहिए कि लिंडब्लोम किस कौन से कंसेप्शन में आते हैं, डायल कौन से कंसेप्शन में आते हैं, मील कौन से कंसेप्शन में आते हैं, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस उनके नाम याद रखो, बाकी इतना कोई ज्यादा कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी आए तो बताना। हाँ जूही। भैया वो सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस होते हैं, लाइक बोम्बे केस और ये सब भी इम्पोर्टेंट है क्या? मतलब कितने हाँ याद करूँ? हाँ, कुछ केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आई थिंक लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से एक लिस्ट बना के दी गई है। आई वुड सजेस्ट कि आप उसके थ्रू जाइए। लक्ष्मीकांत में एक लिस्ट है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करने वाले जो केसेस है उनकी लिस्ट है। तो यू ट्राई टू बेसिकली लर्न फ्रॉम दैट लिस्ट, क्योंकि वो लिस्ट बहुत मतलब लिमिटेड सी लिस्ट है, और उसमें भी आपको कुछ मैन ही करने हैं। जैसे आपने अभी बात की बोमई केस की बात की, लास्ट ईयर हुसैनारा खातून जो कि पहला पीआईएल का केस था इंडिया में, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही मिनर्वा मिल्स है, गोलकनाथ है, ठीक है, केशवानंद भारती ऑफ कोर्स इज देयर, ठीक है। देन सम अदर केसेस जो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नागराज केस है, रिजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन एंड ऑल थिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो मतलब उसमें बहुत अच्छे से एक लिस्ट दी गई है। आई वुड ट्राई टू सेंड यू दैट लिस्ट, वो आप बस उसी से कर लीजिएगा। एंड आई ट्राई टू टिक ऑल्सो कि कौन कौन से आपको याद रखना है, ठीक है। ज्यादा लिमिटेड ही रखना, आपको ज्यादा डीप नहीं जाना, ठीक है। कोई क्वेश्चन? सर बार्कर का इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। क्या देव, आपकी आवाज साफ नहीं आई, दोबारा बोलिएगा। बार्कर इक्वालिटी कॉन्सेप्ट यार की कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? बार्कर बार्कर के की कॉन्सेप्ट? अरे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी कॉन्सेप्ट ऑफ बार्कर, इज इट देयर? बार्कर का इक्वालिटी कॉन्सेप्ट इज इन सिलेबस पर्टिकुलरली? क्या है बार्कर का कॉन्सेप्ट? डेफिनेशन नहीं समझ भैया, कुछ अलग से नहीं है, बस इक्वालिटी। ओपी गाबा में है बार्कर का कॉन्सेप्शन डिफाइन किया है सर, वो डेफिनेशन नहीं समझ में आती। भाई मैं भी बार्कर का कोई कॉन्सेप्शन मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं ओपी गाबा पढ़ा नहीं था। आई हैड टू लुक इनटू दैट, क्योंकि बार्कर का इक्वलिटी, आई हैड नेवर कन्फ्रंटेड एनी क्वेश्चन आल्सो ऑन द बार्कर का इक्वलिटी कंसेप्शन। कहां से आपने देव, कहां पढ़ा आपने बार्कर का इक्वलिटी के ऊपर? सर मेरे पास प्रतियोगिता दर्पण है, उसमें से ओके। कोई और किसी बार्कर के ऊपर इक्वलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन कन्फ्रंट किया? क्योंकि आयुष, हैड यू सीन एनी क्वेश्चन ऑन दैट बार्कर का इक्वलिटी कंसेप्शन? नहीं भैया, मैंने तो नहीं देखा है अभी तक। हाँ, तो होता क्या ना, प्रतियोगिता दर्पण तो मैं एक बार देखूंगा, मैं बताऊंगा। देखो मैंने एक क्या होता है ना, प्रतियोगिता दर्पण भैया अर्नेस्ट
भैया अर्नेस्ट बार्कर से रिलेटेड बस मैंने जेएस हाँ मिल का क्वेश्चन देखा है, हाँ जो मतलब जो बार्कर को कोट किया था उन्होंने, यूजुअली बस वही, बार्कर वुड बी और राइटिंग कुछ अबाउट नहीं वेस्टर्न देखा है। पॉलिटिकल थिंकर्स ओनली एंड इक्वलिटी के ऊपर इफ सम लाइन यू हैड रेड आई मस्ट हैव मिस दैट, क्योंकि वो वही चीज है कि कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, तो आई वुड मैंने भी कभी भी पढ़ा, तो मेरा भी एक लिमिटेड ही नॉलेज है, आई वुड टेल। तो बार्कर पे मैंने देव पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ के आपको बता सकता हूँ अभी। आई एम सॉरी एंड आई सेड कि मुझे सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है भैया इफ आई नो। भैया ऐसा हो सकता है कि अगर मतलब देव जो हाँ है बोलो। ना, अगर जो जहां से पढ़ा है, जो पेज पढ़ा है या फिर जो लाइन पढ़ा है, वो अगर भेज दे ग्रुप में तो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे, हाँ 10-15 मिनट लगेगा चैट में। नहीं देखो मैंने आपको बोला ना, ऐसे तो इक्वलिटी नहीं पे नहीं, किसी वो ने बोला એટલે देखो इम्पोर्टेंट नहीं है बार्कर ने सर, बोला बट यस डेफिनेशन दी है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपसे सिर्फ क्रिप्स ओके में बात करना चाहता हूँ, बहुत हाँ इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि रोनाल्ड आई गोट योर पॉइंट। मतलब वो जो होता है आई गोट योर पॉइंट, और आपने वो जो डेफिनेशन पढ़ी है ठीक है, मतलब मैं उस थ्योरी के सेंस में उसको समझा कि बार्कर ने कोई थ्योरी दी है, तो वो डेफिनेशन तो बिकॉज बार्कर वाज अ थिंकर हु हैड रोट अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी एंड ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट दैट कंसेप्शन ऑफ दैट प्रिविलेजेस एंड ऑल थिंग्स बिकॉज ही वाज द थिंकर ऑन दैट पॉइंट। तो बार्कर का मेन आइडिया है वो जितने भी मतलब मोस्ट ऑफ दिस थिंकर्स वर्ड रोट ऑन द पॉलिटिकल थ्योरी फ्रॉम दिस क्रिप्स नोशन। तो बार्कर का इट मस्ट बी समथिंग टू डू विद द प्रिविलेजेस वाला कंसेप्शन एंड ऑल थिंग्स। तो कि absence of privileges जिसको हम इक्वलिटी समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था कई बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी, इट्स absence privileges। ठीक है, थोड़ा पढ़ के आपको बता पाऊंगा बार्कर का ज्यादा क्या है, बट एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम, आपने जब डेफिनेशन वाला नाम लिया है तो इट वुड बी काइंड ऑफ की he must be defining that the way ki equality is an absence of privileges or some freedom, idea of and freedom and all things. आपने कहा कौन सी बुक में पढ़ा है देव? प्रतियोगिता दौर पर हाँ तो वो आप हमको भेज दीजिए बहुत सारी इक्वालिटी की डेफिनेशंस आती। अरे नहीं डोंट गो इनटू देम, प्लीज डोंट गो इनटू देम, उसमें फिर आप ओवरबर्डन हो जाएंगे। वो मेरे पास भी ऐसी बुक्स मैं आपको भेज सकता हूँ। आप हिंदी मीडियम से हैं? नहीं अच्छा, तो वो जो है ना, हाँ आई गोट, अब मेरे को समझ में आ गया आप क्या पूछ रहे हैं। फिर वो डेफिनेटली वो प्रिविलेजेस वाला पॉइंट है, ही फाइंड्स इक्वालिटी इनटू द वे ऑफ दैट प्रिविलेजेस कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। बट पॉइंट ये है कि वो आप मत कीजिए, आप इतना डेप्थ में मिल जाइए। मैंने आपको जब इक्वालिटी पे क्लास मैंने नहीं ली थी, सॉरी, वो योगेश ने ली थी, बट जो चीजें मेन चीजें हैं वो आप करिए। डेफिनेशंस पे आप जाएंगे तो फिर आपको इक्वालिटी पे 1000 डेफिनेशन, क्योंकि प्रतियोगिता रबड़ का काम क्या है, दे वुड कॉपी एंड पेस्ट, एंड नोट्स में यही होता है यूजुअली। आपका काम होना चाहिए कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। आई एम preparing and studying political science since last 5 years or 6 years. I had never encountered any question on that understanding. बार्कर ने क्या बोला है? It can be asked when you would be preparing for that assistant professor की exam or something. वहां पे पूछा जा सकता है, बट अभी नहीं। तो अभी try to limit yourself, ठीक है? मत जाइए उन चीजों में। भैया केशव has asked about the public policy topic. पब्लिक पॉलिसी क्या था आयुष, रिपीट करोगे? भैया वो मैसेज किया है ग्रुप ने, केशव ने, उनका माइक वो दिक्कत हो रही थी ना, तो उन्होंने मैसेज किया है कि मतलब पब्लिक पॉलिसी कैसे कवर अप करें। यू आर म्यूट राइट नाउ। पब्लिक पॉलिसी पे खुशी वोट है, एंड खुशी का इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट एरिया है पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, दे आर टू टॉपिक्स व्हिच आर वेरी ओवरलैपिंग थिंग। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिचा करेंगे आधा आई थिंक, और आधा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी वो खुशी करेंगे, एंड खुशी का वो इंटरेस्ट एरिया है, तो शी वुड बी द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दैट। अभी जितना हो रहा है उतना कीजिए, टेंशन आगे की मत लीजिए। मैंने बोला क्लासेस के साथ लीजिए। अरे मैं बोल रहा हूँ 20 दिन पहले, आप 20 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद आपके पास 20 दिन रिवाइज के लिए है सीयूईटी के लिए, तो व्हाई आर टेकिंग सो मच बर्डन ऑफ आगे का। अभी आज किस चीज की क्लास है उसका ध्यान रखिए, और पब्लिक पॉलिसी का छोड़ दीजिए क्लास के ऊपर, ठीक है? वो उसमें एक क्वेश्चन आता है आपका, करवा ही देंगे पब्लिक पॉलिसी वाला, 1-2 क्वेश्चन के अलावा ज्यादा पूछते भी नहीं है, तो वो करवा देंगे क्लास में, ठीक है? उसके ऊपर बुक पढ़ने मत बैठिएगा, ठीक है?
और कुछ? एनीथिंग एल्स और शुड आई एंड? दिव्या, नेहा, ये पता नहीं क्वेश्चन मार्क किसका है? वी, आर्यन, लकी, अक्षय, शुभू, प्रीतम, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड आउट नेम्स. ओके, कृतिका, निकिता, आकांक्षा, परमीत, पूजा, एन. Sir, you are on mute. भैया यू आर म्यूट राइट। मैं अनम्यूट था क्या? तो आपको पहले बोलना चाहिए था ना यार, वो म्यूटेड था। मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ। भैया मेरे में खुद आवाज नहीं आई थी, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, अभी मैं तुरंत ज्वाइन किया हूँ। मेरा भी नेटवर्क इशू हो गया था। आई वाज जस्ट आस्किंग कि नेहा वाज, अब तो वो छोड़ भी दिए हैं, नेहा वाज हियर, तो मैं पूछ रहा था कि कब हम वो आइडियोलॉजी वाला करें, क्योंकि सी वाज सेइंग कि उनका एग्जाम है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो भैया आप कवर करवा दो भैया टाइम निकाल के, क्योंकि वो फिर 1-2 दिन में वो लंबा फिर खिंच जाएगा। 1-2 दिन में we would do it and then would have शायद आईआर का पेपर भी होगा, तो आईआर टेस्ट हर्ष इज वर्किंग ऑन दैट, तो वो भी होगा एंड थ्योरी भी हम उसी के साथ कर लेंगे, ठीक है। एंड वी वुड कंप्लीट दिस आइडियोलॉजी वाला सेक्शन इन 1 or 2 days, ठीक है। बाय, ओके, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट एंड ट्राई टू लिमिट योरसेल्फ, ठीक है। जितना क्लास में है उतना बस आप उतना रिवाइज कर लीजिए, जो बोला जा रहा है कि ये पॉइंट पढ़ लीजिए, बस वो कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन पर करते रहिए, और कोई की है नहीं, ठीक है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, बाय। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, लगे रहिए, ठीक है। ओके भैया। ओके भैया, बाय भैया। Thank you, Thank sir. you.